नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 12th का फिजिक्स हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यही हमारा पहला चैप्टर है और इसमें साथियों हम लोगों ने सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश क्या होता है, उसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो आवेश का प्रकार था, ये दो प्रकार का होता है। आवेश का प्रकार ये कितने प्रकार का होता है बच्चा? दो प्रकार का होता है। एक होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, जिसे हम लोग बच्चा क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या था? ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। पहला धनात्मक आवेश था और दूसरा ऋणात्मक आवेश था, यहां से हम लोगों ने देखा था। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इस चीज को हम लोग डिफाइन करें उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो वैद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। वैद्युत आवेश का वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इसके बारे में हम लोग बच्चा यहाँ पर बात करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कोई जब पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है उसका निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। जो पदार्थ का निर्माण होता है वो सूक्ष्म कणों से होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और उन्हीं सूक्ष्म कणों को नाम दिया जाता है क्या? एटम, जिसे हम लोग क्या बच्चा कहते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसका जो समस्त द्रव के कहते हैं द्रव्यमान है, वो हम दो पार्ट में वो कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या कहते हैं परमाणु है, उसका जो समस्त द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे बात करें कि जैसे मान लो ये आपका कोई पदार्थ है, ये कोई एटम है, उसका नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, कक्षा होते हैं। और इस कक्षा में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं नाभिक में। और यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जो क्या करता है? ऑर्बिट में चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब जब बच्चा ये क्या करता है? नाभिक में ये उपस्थित होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो यहाँ से प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? एक अलग से ऊर्जा देना पड़ता है। जब हम ये ऊर्जा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर सतह को क्या करता है? छोड़कर हट जाता है। जब वो सतह को छोड़कर हट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र कराने के लिए हमें एक ऊर्जा देनी पड़ती है। जिस न्यूनतम ऊर्जा को देना पड़ता है उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। तो यहां से बच्चा एक टर्म आएगा क्या? कार्यफलन, कार्यफलन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? वर्क फंक्शन, कार्यफलन। अगर कार्यफलन को परिभाषित करें तो हम कहेंगे पदार्थ की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को, पदार्थ की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को, पदार्थ की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, हटाने के लिए आवश्यक, हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं।
तो कारफलन किसे कहेंगे? कोई पदार्थ है, उसकी सतह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, हटाना है, स्वतंत्र कराना है, तो हम कह सकते हैं कि उसे जो न्यूनतम ऊर्जा दिया जाता है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। ये मिनिमम एनर्जी होती है, ये एनर्जी पाकर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना सतह क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब कोई आपका सब्सटेंस होता है, तो सब्सटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ है, और यहाँ पर ये प्लस माइनस ऐसे ही क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसी तरीके से बॉन्डेड होते हैं। अब यहाँ पर एक ये पदार्थ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, प्लस माइनस ऐसे जुड़े होते हैं। अब आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, देखिए प्लस, ये नाभिक है, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन की बात किया जाए, प्रोटॉन नाभिक में होता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण बल के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, इसलिए प्रोटॉन को नाभिक से निकालना संभव नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये आपका नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है, और इसे निकालना आसान होता है, क्योंकि यहाँ से ये जो दूरी है ये ज़्यादा होता है, आगे चल के समझेंगे। तो यह इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इसे हम एनर्जी देकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब ये पदार्थ एक ए है और ये पदार्थ क्या है, एक बी है, जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर हम पाते हैं कि यहाँ से जैसे रगड़ते हैं, तो रगड़ने से इनके बीच में यही जो आपका कार्यफलन है, यही न्यूनतम ऊर्जा का बच्चा क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा पाकर अपने सतह को छोड़ देते हैं। अब बात आती है कि ये पदार्थ ए अलग पदार्थ है और ये पदार्थ भी अलग पदार्थ है। अब हर पदार्थ का अपना कार्यफलन होता है। अब जिसका कार्यफलन कम होगा वो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, और जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो जब इनको रगड़ते हैं आपस में, तो यहाँ देखा जाता है कि ये सतह जो है ये आपका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से मान लो इधर चला गया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे कैसा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार को होता है, और इन दोनों को पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो यहाँ से दो तरीके से हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश हो गया बच्चा, और ये धनात्मक आवेश हो गया। और यहाँ धनात्मक आवेश का जो हम देखेंगे, हम लोग कहेंगे कि जब पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आएगा। अब इसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, तो जिसने दिया उस पर कैसा आ जाएगा, धनात्मक आवेश। ठीक है ना? अब बात आती है कि ऋणात्मक आवेश क्या होता है। ऋणात्मक आवेश के बारे में कैसे वो करेंगे, ऋणात्मक आवेश साथ में ही लिखते चलते हैं, ऋणात्मक आवेश के बारे में। तो ऋणात्मक आवेश के बारे में क्या आएगा कि अगर धनात्मक आवेश तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग करेगा, तो ऋणात्मक आवेश का आएगा, जो लेता है उस पर ऋणात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो अगर त्याग करता है तो धनात्मक आवेश, ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आवेश। ठीक है ना? अब यहाँ पर बात आता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब आएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, और किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आपका तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बच्चा इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो अगर वो देता है,
अगर देता है तो आपका त्याग करता है तो धनात्मक आवेश, और जब त्याग करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जो लेगा, ग्रहण करेगा, उस पर ऋणात्मक आवेश, और ग्रहण जब करेगा तो उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी तो कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का अधिकता मतलब ऋणात्मक आवेश। अब बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो जब यहाँ से जाएगा तो इसका द्रव्यमान घटेगा। तो धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर जब आएगा तो द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। तो द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, ठीक है ना। और जो आपका ऋणात्मक आवेश है ये लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की अधिकता। फिर से समझिए, हमारे पास एक ये वस्तु है ए, हमारे पास एक वस्तु है बी। इन दोनों को रगड़ा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दे दिया। तो ए ने दिया, ए ने त्याग किया, तो ए पर कैसा आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। बी ने लिया, ग्रहण किया, इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो जिसने त्याग किया, दिया, उस पर धनात्मक आवेश, जिसने ग्रहण किया उस पर ऋणात्मक आवेश। अब इसने अपना दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम, और इसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो कम, लिया तो अधिक ना। तो जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी धनात्मक आवेश को बताएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो किसको बताएगा, ऋणात्मक आवेश को बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो यहाँ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम। जिस पदार्थ पर धनात्मक आवेश आएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन के जाने पे ही आएगा, और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान की कमी। तो किसी भी वस्तु पर अगर धनात्मक आवेश आता है तो उसका द्रव्यमान में बच्चा क्या होगा, हमेशा कमी होगा। और किसी वस्तु पर अगर ऋणात्मक आवेश आता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जैसे आएगा, पहले तो थे ही, एक और आ गया तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये इतना हम लोग यहाँ से देखिए। अब यहाँ से कुछ चीजें और देखते हैं, ठीक है। तो ये आवेश दो प्रकार का हो गया, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश के बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से बच्चा हम लोग क्या बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ चीजें पूछी जाती हैं पॉइंट में, जैसे आपका है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अगर यहाँ पर बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो बच्चा अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है बच्चा -1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। अब कूलाम को बच्चा, कूलाम आवेश का मात्रक है तो इसे कैपिटल सी से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस आया है तो माइनस केवल ये चीज बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बात आता है कि प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है। तो यहाँ पे बात करें कि एक प्रोटॉन पर आवेश की बात करते हैं। अगर बच्चा एक प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो कितना होगा, +1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, +1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। अब इसे क्या किससे लिखेंगे, कैपिटल सी से। अब यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस क्या बनाएगा, धनात्मक आवेश। तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज जरा देखिए कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दो के दोनों पे क्या होता है, समान आवेश होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, उतना ही किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। लेकिन बस फर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। अब यहाँ से बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन पर आवेश,
एक न्यूट्रॉन पर आवेश। तो अगर बच्चे न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इस पर क्या होता है, शून्य आवेश होता है, शून्य आवेश होता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। और ये आपका शून्य आवेश, किसी वस्तु पर जब शून्य आवेश होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार बेटे, न्यूट्रल बोलते हैं। तो शून्य आवेश, ठीक है ना, शून्य आवेश न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी आपका पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, ये भी बहुविकल्पी में पूछा गया है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है कि मूल आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना, फंडामेंटल चार्ज। यहां से एक बात आती है कि मूल आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो आइए इसके भी बारे में जान लेते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर मूल आवेश के बारे में देखते हैं। मूल आवेश अंग्रेजी में कहेंगे फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना, मूल आवेश। तो अगर बच्चा मूल आवेश की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो सबसे न्यूनतम आवेश उपस्थित हो सकता है वही न्यूनतम आवेश क्या कहलाएगा, मूल आवेश। तो फंडामेंटल चार्ज को हम लोग किसे बोलेंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज को बोलेंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है। जो न्यूनतम आवेश होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल आवेश। तो लिख सकते हैं परिभाषा, किसी पदार्थ पर जो पर उपस्थित सबसे न्यूनतम आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ है, ये मान लो एक पदार्थ है, इस पे सबसे छोटा जो चार्ज होगा, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, उसी स्मॉलेस्ट चार्ज को हम लोग नाम देंगे मूल आवेश। और किसी भी पदार्थ पे जो सूक्ष्म आवेश हो सकता है वो ई के बराबर होगा, और ई का मान होता है 1.6 गुणित बच्चा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये जो आपका ई का मान होता है, ई बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, यही किसी पदार्थ पर उपस्थित सबसे न्यूनतम आवेश होता है, ठीक है ना, क्या होता है, न्यूनतम आवेश होता है। तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो सबसे न्यूनतम आवेश होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब कि इससे छोटा किसी भी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता है, यही आपका फंडामेंटल चार्ज का क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, यही क्या है, फंडामेंटल चार्ज का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर बच्चा बात करते हैं कि जो आपका आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब यहाँ से क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आवेश के बारे में पढ़ा, Q बराबर N इंटू ई। अब इस पर हम लोग सवाल की बात करते हैं, ठीक है ना। Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि एक वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृत बताइए, ठीक है ना। तो एक वस्तु है, वो 5 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर आवेश की मात्रा और प्रकृत बताइए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर कितना हो गया बच्चा, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है बच्चा, त्याग कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि जब वो त्याग करेगा तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। अब n का मान हो गया इतना, कह रहे आवेश की मात्रा बताइए, q का मान बताना है। अब आप जानते हैं q बराबर क्या होता है, n इंटू ई, और ई का मान बच्चा आप जानते हैं कितना, 1.6 गुणित
10 घात माइनस 19 कूलाम होता है। तो यहाँ से जब Q का मान निकालना है तो N का मान क्या रखेंगे 5, E का मान 1.6 गुणते 10 घात माइनस 19। अब देखिए यहाँ पे 16 पंजे 80, तो अगर इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा Q बराबर 8.0 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा कूलाम। तो ये आवेश की बच्चा क्या हो गई मात्रा, 8 गुणते 10 घात माइनस 19 कूलाम क्या आएगा, उस पर आवेश की मात्रा आएगी। अगर ये पूछा जाए कि कैसा आवेश आएगा तो भाई यहाँ पर धनात्मक आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। लेकिन बच्चा अगर यहीं पे ये बात कहता कि एक वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृत बताइए। तो अब यहां पर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन कितना 5, तो n बराबर कितना 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, ग्रहण हो रहा है। अगर ग्रहण करेगा तो हमने बताया था त्याग करेगा तो धनात्मक आवेश, और जब ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। N का मान 5, E का मान 1.6 गुणते 10 घात माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, 8.0 गुणते 10 घात माइनस 19 क्या हो जाएगा कूलाम। कूलाम को C से भी लिखते हैं, कैपिटल C से। तो ये आपका आ गया आवेश का मान। लेकिन कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो देखिए यहाँ पर उतना 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से और 5 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से आवेश का जो बेटा वैल्यू आया है वो क्या है, समान है। लेकिन क्या हो गया है, नेचर बदल गया है। ठीक है ना, जिसने त्याग किया उस पर धनात्मक आवेश और जिसने ग्रहण किया उस पर बच्चा क्या आ गया है, ऋणात्मक आवेश आ गया है। ठीक है ना, चलिए अब यही से और भी क्वेश्चन करते हैं। क्या, जैसे अगर यहाँ पे बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, हमने कह दिया कि एक वस्तु है उस पर 1000 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु पर 1000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है, अधिकता है। तो उस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृत बताइए। तो उस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृत बताइए। तो एक वस्तु है उस पर कितने 1000 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो देखिए ये 1000 इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर कितना होगा 1000 को हम लोग 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चा, अधिकता। अब अधिकता अगर किसी वस्तु पर अधिकता होती है तो हमने आपको बताया था अगर कमी हो रही है तो धनात्मक और अधिकता हो रही है तो ऋणात्मक। अधिकता हो रही है तो इसका मतलब उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। अब देखते हैं कितना आता है, आवेश की मात्रा पूछा है अर्थात Q का मान। तो Q बराबर N इंटू ई। तो N का मान बच्चे कितना है 10 घात 3, E का मान होता है 1.6 गुणते 10 घात माइनस 19 कूलाम होता है। अब देखिए Q बराबर ये 1.6 हो जाएगा, ये 10 की घात कितना माइनस 19, ये 10 घात बटा कितना 3। अब देखिए यहाँ पर घात 10 का क्या है, सेम है, आधार सेम है तो गुणा में घात हमेशा जुड़ता है और घटता है। तो 19 में 3 गए कितना बचेगा -16, 1.6 गुणते 10 घात माइनस 16 क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है ना, इतने का ऋणात्मक आवेश आएगा। तो बच्चा हम लोग यहाँ से आवेश के बारे में हम लोगों ने देखा, आवेश का प्रकार देखा कि धनात्मक आवेश किसे कहेंगे। तो हमने देखा कि धनात्मक आवेश वह आवेश होता है जिस पर जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब भी धनात्मक आवेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। और ऋणात्मक आवेश पर क्या होगा कि कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, बढ़ोतरी होगी, तब भी ऋणात्मक आवेश आएगा। मतलब ग्रहण करने पे भी ऋणात्मक आवेश, जब बढ़ोतरी होगी तब भी ऋणात्मक आवेश। और क्या होगा,
कि जब द्रव्यमान में क्या होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी, तभी ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे और यहाँ से हम लोगों ने कुछ सवाल किए, इस पर हम लोग और सवाल अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो हम पढ़ा रहे समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आप जरूर राय दें कि कैसे आपको पढ़ाई में समझ में आ रहा है या नहीं। जो भी आपका विचार है आप वहाँ पे जरूर बोलिए और दोस्तों के पास जरूर